नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की लगातार जो सीरीज हम चला रहे हैं उसका सेट नंबर 4 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक इस से जुड़े हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने पिछले इसके तीनों वीडियो नहीं देखे तो पिछले तीनों वीडियो को आप देख लीजिएगा। पिछले 3 वीडियोज़ में हमने टोटल 150 महत्वपूर्ण और हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रश्नों को कवर करवाया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए यह जो सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस सीरीज़ को आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा। तो आज का हमारा यह सेट नंबर 4 है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेट नंबर 4 में हमने कौन कौन से बेहतरीन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के 50 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहां पर भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, जहां पर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत होगी, वहां पर मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सैयद राजवंश के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सैयद राजवंश की बात हो रही है। तो जो सैयद राजवंश था इसने दिल्ली पर रूल किया था। तो सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, खिज्र खां। इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खिज्र खान। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे जो बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। खिज्र खां के द्वारा जो है सैयद राजवंश की स्थापना की गई थी। तथा यह जो सैयद राजवंश था इसका समय काल कब से कब तक था, इसने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया, तो 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इस वंश का संस्थापक था खिज्र खां। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा इसके बाद किसने शासन किया, तो इसके बाद जो है सैयद राजवंश के बाद लोधी वंश का शासन आता है। लोधी वंश का शासन आता है। लोधी वंश का समयकाल कब से कब तक था, तो लोधी वंश का समयकाल था 1451 से लेके 1526 तक। और इसी लोधी वंश के बाद ही मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है, यानी कि लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हरा कर ही जो बाबर था उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो जो लोधी वंश था इसका समय काल था 1451 से लेके 1526। तथा लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोधी ने की थी। किसने की थी, तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही दिया गया है। आपके सामने 4 इंपॉर्टेंट कथन दिए गए हैं। इन कथनों में से आपको बताना है कि भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो आइए कथनों को पढ़ते हैं एक एक करके। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो एरिया के मामले में भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला क्या दिया गया है, भारत जो है स्थल खंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। पूरे स्थल खंड का 2.4% जो भाग है इंडिया के पास है। तो ये फैक्ट भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा क्या दिया गया है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। तो तीसरा वाला भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद भारत के पूर्वी व पश्चिमी छोर में 2 घंटे का अंतराल देखने को मिलता है। तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना लेते हैं, मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है। तो यह हमारा हो जाएगा वेस्टर्न और ये हो जाएगा हमारा ईस्टर्न वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि यह पूर्वी हमारा प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पूर्व हो जाएगा हमारा, और इधर हमारा पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम में आपको इधर मिलेगा गुजरात, मान लीजिए यहाँ पे गुजरात आपका है पश्चिम में, और ईस्टर्न में आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। तो इन दोनों के बीच जो समय का गैप है
अरुणाचल प्रदेश से लेके आपका गुजरात तक का जो समय का गैप है यह 2 घंटे का होता है, 2 आवर्स का होता है। तो यही चीज़ प्रश्न में आपसे पूछी गई है। तो आपका डी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ई यानी कि उपर्युक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि चारों जो कथन दिए गए हैं ये भारत के बारे में बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक चीज़ इसको आप नोटिस कर लीजिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं। तो एरिया के मामले में सबसे बड़ा देश आपका हो जाएगा रूस हो जाएगा पहले नंबर पे, दूसरे पे आपका कनाडा हो जाएगा, तीसरे पे आपका अमेरिका हो जाएगा, चौथे पे आपका चीन हो जाएगा, पाँचवें पे आपका ब्राज़ील हो जाएगा, छठे पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और इंडिया का नंबर 7वें पे आता है। वहीं अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो जनसंख्या के मामले में भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया। फर्स्ट रैंकिंग हो गई है इंडिया की जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एक तरफ आपको केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं और एक तरफ उनकी राजधानी दी गई है। तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ की राजधानी आपकी चंडीगढ़ होती है। तो एक आपका क्या हो जाएगा? एक आपका 4 हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती हो जाएगी यानी कि बी का आपका 3 हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आपका सी का क्या हो जाएगा? तो आपका सी का हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी होती है यानी कि आपका डी का 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 आपका सही आंसर है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा 4 3 1 2। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी सारी डिटेल आपके सामने लिखी गई है। यहाँ पे हमारे वर्तमान में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनकी राजधानी क्या है, उनका स्थापना वर्ष क्या है, उनके उपराज्यपाल कौन है और वहाँ पे मुख्यमंत्री का अगर प्रावधान है तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सारी चीज़ें आपके सामने लिखी गई हैं। वीडियो को एक बार रोक लीजिएगा। रोकने के बाद चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो इसको आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिखी गई है हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में ममलूक वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पे गुलाम वंश को ही ममलूक वंश कहा जाता है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। गुलाम वंश को ही हम ममलूक वंश कहते हैं। तो गुलाम वंश या ममलूक वंश का संस्थापक किसे हम मानते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है ममलूक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला यह पहला वंश था। इसके बारे में आप याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला वंश कौन था? तो गुलाम वंश या ममलूक वंश ही था। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। भारत का यहाँ पे कुल क्षेत्रफल पूछा गया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो एग्जैक्ट आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लास्ट में आपको वर्ग किलोमीटर भी याद रखना है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यह टोटल एरिया है इंडिया का। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है। भारतीय संसद का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो हमारा पार्लियामेंट भवन था, हमारा जो संसद भवन था, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडविन लुटियंस के द्वारा। किसके द्वारा? तो एडविन लुटियंस के द्वारा जो है संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मलयालम किसकी शासकीय भाषा है? निम्नलिखित में से किसकी शासकीय भाषा मलयालम है? आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा मलयालम जो है लक्षद्वीप के, किसकी? तो लक्षद्वीप की जो है शासकीय भाषा है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लक्षद्वीप की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1986 में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है।
निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको तोता ए हिंद कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीर खुसरो को जो है तोता ए हिंद कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग वित्त यानी कि फाइनेंस, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी कि वाद से रिलेटेड है? तो आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मुकदमे से रिलेटेड है, संपत्ति से रिलेटेड है और वित्त से रिलेटेड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा भाग 12। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 12 जो है यह वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं भाग 9 में क्या रखा गया है? भाग 9 में आपको क्या मिलेगा? पंचायतें आपको मिलेंगी। भाग 9 में पंचायतें आपको भाग 9 में पंचायतें मिलेंगी। भाग 10 में क्या रखा गया है? तो भाग आपका जो 10 है इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों को रखा गया है। भाग 10 में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों को रखा गया है। इसके बाद भाग 8 में आपका क्या रखा गया है? भाग 8 में आपका संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 8 में आपका संघ राज्य क्षेत्र है। इसके अलावा 9 के बाद एक आपको मिलेगा भाग 9A यानी कि भाग 9 क भी है। भाग 9 क, तो भाग 9 क में हमने किसको रखा है? तो भाग 9 क में आपको मिलेगी नगर पालिका। नगर पालिकाओं को जो है भाग 9 क में रखा गया है। और भाग 9 ख में किसको रखा गया है? तो भाग 9 ख में हमने रखा है किसको? तो सहकारी समितियों को। सहकारी समितियों को जो है भाग 9 ख में रखा गया है। तो यहाँ पे हमने हमारे संविधान के जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट भाग हैं, उनसे जुड़े प्रावधानों को हमने यहाँ पे देख लिया है। इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल था? भारत का पहला लोकपाल किसे बनाया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पिनाकी चंद्र घोष को जो है भारत का पहला लोकपाल बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? जो तुगलक वंश का शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने किस विदेशी यात्री को अपने राज्य सेवा में नियुक्त किया था? तो इस विदेशी यात्री का नाम था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता को जो है अपने राज्य सेवा में नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इब्न बतूता को। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी का यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता। तो आप याद रखिएगा, जो इब्न बतूता था यह 14वीं सदी का एक यात्री था, एक ट्रेवलर था। तो यह किस जगह से भारत आया था आपको बताना है। तो इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इब्न बतूता जो है मोरक्को का रहने वाला था। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक, आप याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता की यहाँ पे बात हो रही है। अगला है, भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम तक अधिकतम विस्तार कितना है आपको बताना है। भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम तक अधिकतम विस्तार कितना है? तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पूर्व आपका किधर हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइंग मेरी बहुत ही गंदी है, तो यहाँ पे आप मैप के थ्रू देखेंगे। तो इस साइड आपका क्या हो जाएगा? ईस्ट साइड आपका वेस्ट हो जाएगा और ईस्ट साइड आपका ईस्ट यानी कि यहाँ पे पूर्व हो जाएगा आपका, और इधर आपका क्या हो जाएगा? तो इधर आपका पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है? पूर्व से पश्चिम तक का अधिकतम विस्तार कितना? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अधिकतम विस्तार आपसे पूछा गया है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2933 किलोमीटर। कितना? तो 2933 किलोमीटर आपका पूर्व से लेके पश्चिम तक का विस्तार है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जानकारी भी मैंने एडिशनल लिखी हुई है जिसको आप देख सकते हैं। तो पूर्व से पश्चिम आपका हो गया 2933 किलोमीटर। इसके अलावा आपका उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर आपका उत्तर से लेके दक्षिण तक का विस्तार है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपको बताना है। तो भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? तो भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अभी हमने पहला पार्ट इसका, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट अपलोड कर दिया है इस सीरीज का। अगर आपने पिछले तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ये चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इंदिरा कौल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल है। इसकी लोकेशन आपको मिलेगी J&K में, यानी कि जम्मू कश्मीर में। किबीथू आपका सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे पूर्वी आपका किबीथू हो जाएगा और इसकी लोकेशन आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। गुहार मोती आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है। गुहार मोती आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है और यह आपको मिलेगा गुजरात में, गुजरात के कच्छ में आपको मिलेगा। इसके बाद इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और यह अंडमान में आपको देखने को मिलेगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसकी लोकेशन अंडमान में है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसको आप याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी कौन सा है। वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है आपके सामने लिखी गई है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इंदिरा पॉइंट है इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं और यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप में आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट। तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपसे पूछ ले कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की, तो ग्रेट निकोबार द्वीप आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर मानक समय रेखा गुजरती है? मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इस को याद करने की मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। इस ट्रिक के माध्यम से आपके सभी राज्य क्लियर हो जाएंगे। यह ट्रिक आपकी है, एक सेकेंड, हाँ, यह ट्रिक आपकी है MOCA, इसको हम बोलते हैं मौका। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है। M से आपका क्या हो जाएगा? M से आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। O से आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। U से आपका UP यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। C से आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा और A से आपका क्या हो जाएगा? तो A से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये आपके 5 स्टेट हैं जहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही चीज़ आपके स्क्रीन पर लिखी गई है। वीडियो को एक बार रोक के इत्मीनान से इसको पढ़ लीजिएगा, तभी आप अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे कर्क रेखा की बात हो रही है। कर्क रेखा को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से आपके 3 राज्य नीचे लिखे गए हैं, झारखंड, त्रिपुरा और राजस्थान। यहाँ से जो है कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। एकदम बीचों बीच से, याद रखिएगा, एकदम बीचों बीच से भारत के होकर गुजरती है कर्क रेखा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, बांग्लादेश की जो बाउंड्री है हमसे सबसे ज़्यादा लगती है। बांग्लादेश जो है हमारे साथ लगभग, आप याद कर लीजिएगा, बांग्लादेश जो है हमारे साथ लगभग 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, जो कि सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करने वाला देश भी बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की जो सीमा है टोटल 5 राज्यों से लगती है। एक आपका पश्चिम बंगाल हो गया, एक आपका असम हो गया, एक आपका मेघालय हो गया, मेघालय के बाद आपका क्या हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। एक आपका त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और एक आपका मिजोरम हो जाएगा। तो ये आपके 5 राज्य हैं जिनसे सीमा लगती है किसकी, तो बांग्लादेश की। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। टोटल 4096 किलोमीटर की सीमा जो है बांग्लादेश शेयर करता है भारत के साथ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया और एक आपका स्टेट, एक आपका राज्य और है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो ये आपके 4 स्टेट हैं, 4 राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है। भूटान के साथ जो है हमारी सीमा टोटल 699 किलोमीटर की लगती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन साझा करता है? तो आप याद रखिएगा, पंजाब हो गया, ऑप्शन ए आपका पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और गुजरात, यानी कि ये सभी जो हैं सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन जो आपका डी वाला यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न है, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? चीन की सीमा को कौन कौन स्पर्श करता है? तो आप याद रखिएगा, लद्दाख की भी सीमा लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है, सिक्किम की भी लगती है और अरुणाचल प्रदेश। इन चारों की जो सीमा है यह चीन के साथ लगती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार की सीमा को स्पर्श करती है? तो म्यांमार की सीमा से जो है 4 स्टेट हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं। एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक आपका नागालैंड हो गया, एक आपका मिजोरम हो गया और एक आपका मणिपुर हो गया। तो ये चारों जो राज्य हैं ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं तथा म्यांमार के साथ इंडिया की बाउंड्री 1643 किलोमीटर की लगती है। 1643 किलोमीटर की जो सीमा है इंडिया की म्यांमार के साथ लगती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल के साथ टोटल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, इसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। ये 5 स्टेट हमारे हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल के साथ हमारी कितनी बाउंड्री लगती है? तो 1751 किलोमीटर की। नेपाल के साथ हमारी 1751 किलोमीटर की जो है बाउंड्री लगती है, सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल हो गया आपका, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो आपको भारत के उस प्रदेश का नाम बताना है जिसकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। नेपाल से भी लगती हैं, भूटान से भी लगती हैं और चीन से भी लगती हैं। तो इस प्रदेश का नाम है सिक्किम। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो सिक्किम की जो सीमा है नेपाल से भी टच होती है, भूटान से भी टच होती है और चीन से भी टच होती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो आप याद रखिएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो त्रिपुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप याद रखिएगा जो त्रिपुरा है यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में ये एक दूसरे को काटती हैं। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। जो हमारी संविधान सभा थी उसमें सदस्यों की संख्या 389 थी, जिनमें से कितने सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो आप याद रखिएगा रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे इसमें से, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे 93 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में जो 389 मेंबर थे इनमें से 93 जो प्रतिनिधि थे ये रियासतों से रिलेटेड थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यानी कि सोनभद्र जिला कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है कुल 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 राज्यों से। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है सोनभद्र। तो सोनभद्र यूपी का एक इम्पॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण जिला है। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो फैला हुआ है। पुडुचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है वही चीज़ आपसे पूछी गई है। तो आपको याद रखना है पुडुचेरी जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्यों में फैला हुआ है आपका पुडुचेरी। कहाँ कहाँ पे आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केरल में माहे, केरल में माहे आपको हो जाएगा, यह भी पुडुचेरी का ही एरिया है। इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश के यनम, आंध्र प्रदेश का यनम हो गया और तमिलनाडु का कराईकल हो गया। इनकी लोकेशन को आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, मैप के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपका माहे हो गया, यहाँ पे आपका माहे हो गया, केरल में माहे हो गया। और इसके बाद यहाँ पे कराईकल आपका हो गया, पुडुचेरी का ही पार्ट है, और यह आपका तमिलनाडु का कराईकल हो गया। और यनम आपका यहाँ पे, यनम आपका आंध्र प्रदेश में आपका यनम हो गया। तो 3 स्टेट में आपका फैला हुआ है पुडुचेरी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे छोटा समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न के माध्यम से आपको 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़, सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट और जो समुद्री तटरेखा वाला राज्य है वो कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? और लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट में यानी कि सबसे कम, सबसे कम वाला कौन सा है? सबसे कम वाला कौन सा है? तो तीनों के बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे कम जो कोस्टल है तटरेखा वाला राज्य वो गोवा हो जाएगा आपका। इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की जो सीमा है तटरेखा है वो दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है भारत की। और सबसे बड़ा है आपका हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात की जो तटरेखा है, समुद्री तटरेखा, वो सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है। इसके अलावा सबसे छोटा आपका गोवा हो जाएगा और सेकेंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है आपका 9 डिग्री चैनल। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। यहाँ पे सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिखी गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं तो इसका आपको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है।
या तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 सिस्टर्स यानी कि 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? आपको पता है जो नॉर्थ ईस्ट वाले 7 स्टेट हैं उनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें से कौन सा राज्य ऑप्शन में से ऐसा है जो 7 सिस्टर्स यानी कि 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो आप याद देखिएगा, पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता है। आप इसे याद देखिएगा। तो ये 7 स्टेट कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश आपका हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया। इनको मिला के हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। ये 7 स्टेट आपके सामने लिखे गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, राजस्थान जो है एरिया के मामले में भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा राज्य है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। राजस्थान के बाद किसका नंबर आता है? तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा आपका हो जाएगा। राजस्थान जो है सबसे बड़ा स्टेट है। दूसरा आपका मध्य प्रदेश है, तीसरा आपका महाराष्ट्र है और चौथा आपका यूपी है। वहीं सबसे छोटे स्टेट की बात करें एरिया के मामले में तो गोवा हो जाएगा आपका। वहीं जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य हमारा यूपी है। जनसंख्या के मामले यूपी सबसे बड़ा है और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है, भूटान से लगती है, नेपाल से लगती है, लेकिन पाकिस्तान से जो है पश्चिम बंगाल की सीमा टच नहीं होती है, लगती नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है यह है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी कि आपके सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो आप याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा ना आपका। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों के संरक्षण के जो मामले होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में भी आते हैं और हाई कोर्ट के अंतर्गत भी आते हैं। तो इसमें होता क्या है, अगर भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास जा सकता है और आर्टिकल 32 के तहत जो है वह सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, हमारे वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकारों की संख्या हमारे टोटल 6 है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य दिया गया है। आपका समानता का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आपका अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में दिया गया है तथा इसी अनुच्छेद 32 वाले अधिकार को ही भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको क्या कहा है? तो इसको कहा है संविधान की आत्मा। तो आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार भी जो है पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, लेकिन अब इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि जो अब फंडामेंटल राइट जो अब संपत्ति का अधिकार है यह हमारा एक कानूनी अधिकार बन गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है?
जो दिल्ली है यह किसके साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो दिल्ली की सीमा जो है हरियाणा से लगती है, राजस्थान से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, लेकिन पंजाब से दिल्ली की सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सालसेट द्वीप जो है भारत के किस राज्य में है? तो यह आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? सनराइज की यहाँ पे बात हो रही है, सूर्योदय की बात हो रही है। तो जो भी सबसे पूर्व में होगा, जो भी सबसे पूर्व में होगा वहीं पे जो है सबसे पहले सूर्योदय देखने को मिलेगा। तो सबसे पूर्वी राज्य हमारा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले सूर्योदय देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित था? तो आप याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था टीपू सुल्तान। आप याद रखिएगा, टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, दूध सागर झरना, जो दूध सागर वाटरफॉल है, यह कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा, कर्नाटक में मांडवी नदी पर। कर्नाटक में जो है मांडवी नदी पर। किस नदी पर? तो कर्नाटक में मांडवी नदी पर आपको देखने को मिलेगा दूध सागर झरना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं उनको यहाँ पे लिखा गया है। इसको वीडियो को एक पर रोक के आप इसको पढ़ लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 1757 ईस्वी का जो विख्यात प्लासी का युद्ध हुआ था, यह वर्तमान में किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो आपको पता होगा 23 जून 1757, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके मध्य? तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेजों की सेना के मध्य। तो इस समय अंग्रेज का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों का सेनापति। तो बंगाल का नवाब इस समय था सिराजुद्दौला। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य जो है प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। और इस युद्ध में हारता कौन है? तो हार होती है इस युद्ध में सिराजुद्दौला की, और अंग्रेज जो हैं जीत जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो प्लासी के युद्ध का जो मैदान है वर्तमान में कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो पश्चिम बंगाल में इसकी लोकेशन वर्तमान में है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? चंबल नदी के तट पर जो है कौन सा शहर स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। कोटा जो है चंबल नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं, इनको हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रावधान है, उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमने संविधान में सम्मिलित किया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अमेरिका के संविधान से हमने और क्या क्या चीज़ ली थी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। एक तो आपका मौलिक अधिकार हो गया, फिर आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, न्यायिक समीक्षा हो गया, राष्ट्रपति का महाभियोग हो गया, यानी कि प्रेसिडेंट के ऊपर जो इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग चलाया जाता है, उसका प्रावधान भी हमने अमेरिका से ही लिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, यह भी हमने अमेरिका से लिया हुआ है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की?
तो यहाँ पे लंदन में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी उसकी स्थापना की गई थी 1905 में, किसके द्वारा? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही दिया गया है आपका। लास्ट का आपका 46वां प्रश्न है, यानी कि अभी 4 प्रश्न और आपके हैं। मूला मूथा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? मूला मूथा नदियों के तट पर आपका कौन सा शहर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। मूला मूथा नदियों, तो आप याद रखिएगा पुणे, जो पुणे सिटी है, जो पुणे शहर है, यह मूला मूथा नदियों के तट पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। भारत में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान कहा जाता है? तो लघु संविधान या मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको कहते हैं? तो आप याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को जो है हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी संशोधन अधिनियम के तहत ही हमारे प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द ऐड किए गए थे। 3 शब्द कौन कौन से थे? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। एक तो आपका हो गया समाजवाद, हो गया समाजवादी आपका हो गया, समाजवादी मतलब सोशलिस्ट आपका हो गया। पंथ निरपेक्ष आपका हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया यानी कि सेक्युलर आपका हो गया। और इसके बाद आपका अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी आपका हो गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो शब्द थे हमारे प्रियम्बल में, हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए थे इसी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? गदर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आप याद रखिएगा लाला हरदयाल के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर पार्टी का गठन किया गया था। क्या आप बता सकते हैं कि इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी और अमेरिका के किस शहर में? मैंने आपको हिंट दे दिया है, अमेरिका। बस अमेरिका का आपको शहर बताना है कि अमेरिका के किस शहर में जो है गदर पार्टी का गठन किया गया था, इसका आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश यानी कि रिट हैं? तो आप याद रखिएगा हमारे संविधान में 5 प्रकार के रिट देखने को मिलते हैं। 5 प्रकार के रिट देखने को मिलते हैं। ये 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं? तो एक आपका हो जाएगा हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। दूसरा आपका मैंडेमस हो गया यानी कि परमादेश हो गया। तीसरा आपका प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन हो गया। चौथा आपका उत्प्रेषण हो गया। और आपका 5वां हो गया क्यूवो वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा हो गया। तो ये 5 हमारे रिट हैं, इनको आपको याद रखना है। ए नोट आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा गया है नीचे, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। वह रानी जिसका उपनाम ब्लड मैरी था, आपको उस रानी का नाम बताना है जिसका उपनाम ब्लड मैरी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैरी प्रथम। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैरी प्रथम का उपनाम क्या था? तो ब्लड मैरी था। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन था यहीं पे समाप्त हम करते हैं। 50 बेहतरीन प्रश्नों को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।